नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज ईवीएस की दूसरी क्लास है सीटेट के अंतर्गत, जिसमें कल हम लोगों ने जानवरों के बारे में पढ़ा था और थीम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पक्षियों के बारे में देखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हर बार पेपर में आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चील, गिद्ध और बाज। तो चील, गिद्ध और बाज, यहाँ से आपको हर बार पेपर में 2 नंबर का प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, चील, गिद्ध और बाज से। आइए हम लोग देखते हैं। यह पक्षी जो होता है, या मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होता है। तो यह पक्षी जो होता है, या मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। यह पक्षी पेड़ वृक्ष पर सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। तो यह पक्षी जो होता है, यह पेड़ वृक्ष पर सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं चील, गिद्ध, बाज की, यह पक्षी जो होता है, या मनुष्य 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होता है। यह पक्षी पेड़ वृक्ष पर सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। यही 2 पॉइंट यहाँ से मेन थे। अब हम लोग मधुमक्खी पालन के बारे में देखते हैं, जिसको एपीकल्चर भी बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। तो मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। तो मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लीची के फूल फरवरी माह में आते हैं। वहीं मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि रानी मक्खी इस समय अंडे देती है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। बॉक्स में एक रानी मक्खी तथा श्रमिक मक्खी और कुछ नर मक्खियां होती हैं। नर मक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। श्रमिक मक्खी शहद लाने का काम करती है। मक्खी को जैसे ही पराग रस प्राप्त होता है, वंदित करती है अपने साथियों को बुलाने के लिए। और मधुमक्खी के डंक को हम लोग फार्मिक अम्ल बोलते हैं। तो मधुमक्खी से हर बार आपको 1 नंबर का प्रश्न पेपर में सीटेट में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, मधुमक्खी पालन को आप लोग क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। आप लोग फिगर में जो एक बॉक्स को देख रहे होंगे, इसी बॉक्स में मधुमक्खियों को पाला जाता है। इसमें चीनी का घोल डाला जाता है और इसी में मधुमक्खी पाला जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर जिला बहुत प्रसिद्ध है। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पेपर में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, लीची का फूल कब खिलता है? तो फरवरी माह में आते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि रानी मक्खी इसी समय अंडे देती है। मधुमक्खी अंडे कब देती है? अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी या बाग, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। बाक्स में एक रानी मक्खी तथा श्रमिक मक्खी तथा कुछ नर मक्खियां होती हैं। नर मक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मक्खी शहद लाने का काम करती है। मक्खी को जैसे ही पराग रस प्राप्त होता है, वह नृत्य करती है अपने साथियों को बुलाने के लिए। अब हम लोग चींटियों के बारे में देखते हैं। तो चींटी जो होती है, सूंघ कर एक दूसरे के चलती है। तो चींटी जो होती है, सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलते हैं। चींटियां मिलजुल कर एक समूह में रहती हैं। इनका काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल की सुरक्षा करती है। काम वाली चींटी भोजन ढूंढ कर लाती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। तो समूह में रहने वाले कौन कौन से होते हैं? दीमक, ततैया और चींटी आदि। सूंघ कर एक दूसरे के पीछे लोग चलती हैं चींटियां। चींटियां मिलजुल कर समूह में रहती हैं। इनका काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल की सुरक्षा करती है। वहीं काम वाली चींटी भोजन ढूंढ कर लाती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। अब हम लोग गाय के बारे में देखते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं, वह छोटे नुकीले काटने के लिए होते हैं। तो गाय के जो आगे के दांत होते हैं, छोटे नुकीले और काटने के लिए होते हैं। पीछे के दांत चपटे और दबाने के लिए होते हैं, चबाने के लिए। तो आगे के दांत छोटे नुकीले काटने के लिए होते हैं। पीछे के दांत चपटे चबाने के लिए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ली के बारे में देखते हैं। तो बिल्ली के जो नुकीले दांत होते हैं, मांस फाड़ने के काम में आते हैं। तो बिल्ली के नुकीले दांत जो होते हैं, वह मांस फाड़ने के काम में आते हैं। गिलहरी और चूहा के बारे में, दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी और चूहा के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। मच्छर पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। गिलहरी व चूहा के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो अपने दांत को कुतरते रहते हैं। मच्छर पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। अब हम लोग पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों के बारे में देखते हैं। तो पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसलों के बारे में, तो जो इंडियन रॉबिन होता है, इंडियन रॉबिन जिसको हम लोग कलचिड़ी बोलते हैं। तो इंडियन रॉबिन को हम लोग क्या बोलते हैं? कलचिड़ी बोलते हैं।
तो कलचीड़ी का जो काम होता है, या पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है, टहनी, जड़ें, ऊन, बाल व रुई आदि इस्तेमाल करता है। तो इंडियन रॉबिन, जिसको हम लोग कलचड़ी बोलते हैं, पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है और इसी में अंडा देता है। इसकी जो घोंसले में टहनी, जड़ें, ऊन, बाल व रुई आदि का इस्तेमाल करता है, जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे होंगे। चलिए अब अगली हम लोग फाख्ता पक्षी यानी डब बर्ड के बारे में देखते हैं। तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो फाख्ता पक्षी होता है, जिसको हम लोग डब बर्ड बोलते हैं, या कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। इसको हम लोग फाख्ता पक्षी या डब बर्ड बोलते हैं। गौरैया तथा कबूतर पक्षी के बारे में देखते हैं। तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कबूतर जो होती है खंडहरों व पुराने घरों में घोंसला बनाती है। तो कबूतर जो होते हैं वह खंडहरों व पुराने घरों में घोंसला बनाता है। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में देखते हैं। तो ये अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बना लेती है। तो दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है ये अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर या सीकर घोंसला बना लेती है। इसी को हम लोग दार्जिलिंग चिड़िया या टेलर बर्ड भी इसको बोलते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। ये अपने नुकीली चोंच से पत्तों को छेद कर सीकर घोंसला बना लेती है। शकरखोरा पक्षी क्या होता है? तो यह एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े चीथड़े होते हैं। तो शकरखोरा जो पक्षी होता है, जिसको हम लोग पर्पल सनबर्ड बोलते हैं, या एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ती व कपड़े चीथड़े होते हैं। बीवर पक्षी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो बीवर पक्षी जो होता है, बीवर पक्षी नर घोंसला बनाती है और तथा मादा उसमें चुनती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बीवर पक्षी जो होता है, बीवर पक्षी में नर जो होता है वह घोंसला बनाता है, मादा उससे चुनती है और जिसका घोंसला अच्छा होता है उसी के घोंसले में वो अपना अंडा देती है। इसलिए इसको बीवर पक्षी या बेवर बर्ड भी बोलते हैं। बगुला पक्षी के बारे में देखते हैं। तो बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंसों को कीड़ों से छुटकारा मिलता है, बगुले को भोजन मिलता है। तो बगुला पक्षी जो होता है वह भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, भैंसों को कीड़ों से छुटकारा मिलता है, बगुले को भोजन मिलता है। बसंत गौरी पक्षी यानी उड पीकर बर्ड के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग कठफोड़वा भी बोलते हैं। बसंत गौरी पक्षी या उड पीकर बर्ड या कठफोड़वा इसको बोलते हैं। तो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है। या पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है और पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ कर खाती है। इसी को हम लोग कठफोड़वा बोलते हैं। अब हम लोग कौवा के बारे में देखते हैं। तो कौवा जो होता है या पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, जैसा आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे। तो कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, या अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनियां होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। तो जो कोयल होती है वह चालाक होती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे देती है। कौवा जो होता है अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी पालता है। अब हम लोग उल्लू पक्षी के बारे में देखते हैं। तो उल्लू पक्षी या ओल बर्ड जो होती है या एक निशाचर जानवर होता है, जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 डिग्री से 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो यहाँ से बार बार पेपर में प्रश्न बनता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसा कौन सा पक्षी है जो तो लगभग 260 से 270 डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू होता है। और झटके से जब गर्दन घुमाने की बात की जाए तो मैना पक्षी होता है। यहाँ सब लोग डाउट हो जाते हैं, प्रश्न कई बार सबका गलत हो जाता है। तो उल्लू पक्षी जो होता है एक निशाचर जानवर होता है, जो पीछे अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 से 270 डिग्री तक घुमा सकता है। मैना बर्ड के बारे में देखते हैं। तो मैना बर्ड जो होता है, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। तो रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है, मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। तो झटके से गर्दन पीछे करने की बात की जाए तो मैना पक्षी, 260 से 270-80 डिग्री तक बात की जाए या 360 डिग्री तक, तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? यहाँ से उल्लू पक्षी हो जाता है। ठीक, अब हम लोग पक्षियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी में बचने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वह उड़ने में, सर्दी गर्मी में बचने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होता। तो पक्षियों की जो चोंच में दांत नहीं होते हैं, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, वो अभी अप्रैल महीने में। तो पक्षी जो होते हैं वह केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, वो अभी सिर्फ अप्रैल महीने में। पक्षी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी बचने हेतु हमेशा बदलते रहते हैं, यानी रूपांतरित होते रहते हैं।
पक्षियों की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है, उसमें हवा भरी हुई होती है। तो पक्षियों की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है, उसमें हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में दो आंखों से दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। तो पक्षी जो होते हैं वह एक ही समय में दो आंखों से दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती है। तो जो पक्षी होते हैं वह देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनका आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। चील, बाज व गिद्ध सबसे हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो चील, बाज व गिद्ध जो होते हैं वो हमसे 4 गुना ज्यादा से देख सकते हैं। वही बाघ, चीता आदि हमसे 6 गुना ज्यादा दूर से देख सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। तो रात में जागने वाले जितने भी जानवर या पक्षी होते हैं वह हर चीज को सफेद व काली रंग से ही देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पक्षियों की चोंच के बारे में देखते हैं। तो बाज, चील व गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी व हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। तो बाज, चील व गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की जो चोंच होती है वह छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है, जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कतरने की मदद करती है। तो तोते की जो चोंच होती है घुमावदार होती है जो फल कतरने में मदद करती है। वहीं कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी व मजबूत होती है। ऐसे चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती हैं। तो कबूतर, गौरैया आदि में जो चोंच होती है वह चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली व सुई जैसी होती है। तो मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण है हंस, फ्लेमिंगो, बतख आदि। ऐसे पक्षियों पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। तो कुछ पक्षियों की जो चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है, इन पक्षियों के उदाहरण है हंस, फ्लेमिंगो, बतख आदि। ऐसे पक्षी जो होते हैं पानी के आसपास रहने तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ हो गया, इसको आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। इसको निस्पंदन प्रणाली कहते हैं। अब पक्षियों के पंजों के बारे में देखते हैं। तो पक्षियों के जो पंजे होते हैं, जैसा काम वैसे पंजे होते हैं। पानी में तैरने के लिए इस प्रकार के पंजे होते हैं, उसमें थैली टाइप का लगा होता है। टहनियों को पकड़ने के लिए इस प्रकार के होते हैं। शिकार पकड़ने के लिए ऐसे मोटे मोटे होते हैं, नुकीले नाखून की तरह। पेड़ पर चढ़ने के लिए ऐसे होते हैं, जमीन पर चलने के लिए लंबे लंबे होते हैं। ये पक्षियों के पंजे होते हैं। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करता है, जैसे बतख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर होते हैं। तो पानी में तैरने वाले जो पक्षी होते हैं उनके पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करता है, जैसे बतख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर आदि। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुलियां होती हैं, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया के पक्षी। तो जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुलियां होती हैं, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया के पक्षी। वहीं आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरोन का। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की अंगुलियां लंबी होती हैं, वह पक्षी पानी में किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों को शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि पक्षी। इनके जो होते हैं पैर लंबे लंबे होते हैं। ऐसे मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो और तेज नाखून वाला हो, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर। तो ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और तेज नाखून वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध, उल्लू के पैर। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने पक्षियों के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से पेपर में हर बार 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहां पे जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। वहीं पे आपको सारी क्लासेज की नोट्स, पीडीएफ सब वहीं मिलती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।